Hello everyone, I am Tabrez Sir, your English teacher. इंग्लिश न्यू लर्नर्स के लिए हम लेकर आए हैं बेसिक ट्रांसलेशन, जिसमें हम आपको सिखाएंगे सिंपल सेंटेंस बनाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले ARCC चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। स्पीकिंग इंग्लिश क्लास के माध्यम से आपको हम इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सब कुछ सिखाएंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आइए हम अपने क्लास को इस स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब स्पीक इंग्लिश रट के नहीं, डट के। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास के वीडियो में देखा था, समझा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और एडजेक्टिव किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रामर सीखना काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन हम आपको ग्रामर थोड़ा सा, यानी कि दाल में नमक के बराबर थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो कॉन्सेप्ट में हम आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे और उसके बाद हम बेसिक ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया था, सिर्फ पहचान कराया था कि इज, एम, आर को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वाज, वर को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जब आप ग्रामर की किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की सहायता करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, वॉइस और मूड। ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भाग में बांटा गया है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मोडाल है और एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर ये सब आते हैं। मोडाल जिसमें आपको शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट ये सब आते हैं। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको यूज टू, नीड और डेयर आते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ग्रामर खूब रटे, उसका परिभाषा रटने का प्रयास करें, बल्कि उसके एग्जाम्पल को आप समझते चले, उसकी पहचान करते चले। ये पहचान ही आपको ग्रामर सीखने में और उसका इस्तेमाल करने में मदद करेगा। तो सिर्फ आपको पहचान करना है। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करता है टेंस, वॉइस और मूड बनाने में। इसी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब के तीन हिस्से हुए, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मोडाल है, एक मार्जिनल है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को भी तीन हिस्सों में बांटा गया है, एक वर्ब टू बी है, एक वर्ब टू डू है, एक वर्ब टू हैव है। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको सिर्फ वर्ब टू बी का परिचय देना चाहेंगे कि वर्ब टू बी, यानी जब भी आपसे कोई पूछे कि वर्ब टू बी किसे कहते हैं तो वर्ब टू बी का मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इज, एम, आर ये इसका प्रेजेंट रूप है और वाज, वर इसका पास्ट रूप है। इज, एम, आर के अलावा भी बी है, बीइंग है, बीन है और ये वाज और वर है। डियर स्टूडेंट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ग्रामर के अंदर दो काम करता है। ये मेन वर्ब की सहायता भी करता है और बगैर मेन वर्ब के भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मैंने आपके बोर्ड पर दो एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि इस वाक्य को देखा जाए, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। इसमें जो इज है वो मेन वर्ब रीड की सहायता कर रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य पर गौर करें, ही इज ब्रेव, यहाँ पर ब्रेव एक वर्ब नहीं है बल्कि ब्रेव एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इज जो है वो एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया गया है, यानी बगैर मेन वर्ब के इस्तेमाल किया गया है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो काम करता है, यानी एक मेन वर्ब के साथ आकर मेन वर्ब की सहायता करता है और दूसरे वाक्य में बगैर मेन वर्ब के, यानी कि एडजेक्टिव के साथ मिल करके ये काम कर रहा है। तो इस वाले वाक्य में जो इज है वो एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन दूसरे वाले इज जो वाक्य में प्रयोग इज का इस्तेमाल किया गया, ये इज यहाँ पर मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि इसे फुल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य के अंदर दो तरह का क्रिया करता है, इसलिए हम इन वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ये वर्ब टू बी है, इज, एम, आर इसका प्रेजेंट रूप है, वाज, वर इसका पास्ट रूप है। वर्ब टू डू, डू, डज और डिड ये वर्ब टू डू है। इसको सेपरेट वीडियो क्लास में आपको अच्छे तरह से समझाया जाएगा। और वर्ब टू हैव, यानी हैव, हैज और हैड ये वर्ब टू हैव कहलाता है। तो बस ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दिया। अब आते हैं हम सीधे बेसिक ट्रांसलेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद बेसिक ट्रांसलेशन के दूसरे क्लास में वर्ब टू बी का पास्ट रूप वाज, वर का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ किस तरह किया जाता है और इससे सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो बोर्ड पर आइडेंटिफिकेशन मौजूद है, एडजेक्टिव था, थे और थी। एडजेक्टिव किसे कहते हैं हमने सीख रखा है कि एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, जैसे गुड, बैड, रिच, पुअर, टॉल, फैट वगैरह वगैरह। इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो रूल है, वो है सब्जेक्ट, वाज, वर और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट किसे कहते हैं हमने सीख रखा है कि सब्जेक्ट जो
जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो नाउन और प्रोनाउन होता है। वाज वर्ब का प्रयोग किसके साथ करना है? वाज का इस्तेमाल आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। वर्ब का इस्तेमाल यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, नेम्स प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। इसे एक बार आपको थोड़ा सा याद करना होगा। जब आप इसे याद कर लेंगे तो इससे ढेर सारे सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, वाज वर्ब, एडजेक्टिव। पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर वाज वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद एडजेक्टिव का अंत में प्रयोग किया जाएगा। हमने एक वर्ड लिया है हेल्पलेस, जो कि एडजेक्टिव है। इससे हमें सेंटेंसेस कैसे बनाना है, चूँकि हम आइडेंटिफिकेशन सीख चुके हैं कि आइडेंटिफिकेशन है एडजेक्टिव था थे थी, इसलिए मैंने एक एग्जांपल एडजेक्टिव का लिया है। हमें था थे थी यानी पास्ट में सेंटेंस बनाना है। हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और अंत में हमें एडजेक्टिव लगाना है। तो हम इस शब्द से सेंटेंस कैसे बनाएं? तो हमने बोर्ड पर कुछ सेंटेंस दे रखा है। मैं मजबूर था, मैं मजबूर नहीं था। मैं मजबूर था एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं मजबूर नहीं था एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं मजबूर था ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। क्या मैं मजबूर नहीं था ये एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चूंकि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, नकारात्मक है इसलिए नेगेटिव है। मैं क्यों मजबूर था, मैं क्यों मजबूर नहीं था। मैं क्यों मजबूर था, इसमें जो क्यों वर्ड है ये एक WH क्वेश्चन है और ये अफर्मेटिव है। और मैं क्यों मजबूर नहीं था, इसमें क्यों एक WH क्वेश्चन है और नेगेटिव है। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हमें बनाना भी है और हमें पहचानना भी है। 1 2 3 बार अगर आप कर लेंगे तो उम्मीद है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आसानी से जो कुछ भी हम आपको समझाने वाले हैं वो आप धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि हिंदी वाक्य बनाने के बाद इसका इंग्लिश में अनुवाद, ट्रांसलेशन किस तरीके से करना है सीखना है। मैं मजबूर था तो मैं यानी एक सब्जेक्ट आई के साथ हमें वाज लगाना है। अंत में हमें एडजेक्टिव यानी हेल्पलेस, आई वॉज हेल्पलेस, मैं मजबूर था। मैं मजबूर नहीं था, इसमें नहीं वर्ड आया है तो हमें यह सीखना है कि नॉट का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। मैंने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया है ताकि आप आसानी से इसको समझ सके कि नॉट का प्रयोग आई वॉज नॉट हेल्पलेस यानी कि वॉज के बाद हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से वाक्य क्या बना, आई वॉज नॉट हेल्पलेस, मैं मजबूर नहीं था। क्या मैं मजबूर था, यहाँ पर क्या जो वर्ड है, इस क्या के लिए वर्ड हम नहीं लिखेंगे बल्कि वाज को बाहर निकालेंगे। तो वाज यहाँ पे क्या का अर्थ देगा, वाज आई हेल्पलेस, वाज के बाद सब्जेक्ट, वाज आई हेल्पलेस। क्या मैं मजबूर नहीं था, वाज बाहर निकाला जाएगा, आई के बाद नॉट का प्रयोग करना है, वाज आई नॉट हेल्पलेस। मैं क्यों मजबूर था, क्यों का इंग्लिश सबसे पहले वाई, उसके बाद वाज, उसके बाद आई हेल्पलेस, वाई वाज आई हेल्पलेस। मैं क्यों मजबूर नहीं था, वाई के बाद जस्ट फॉरन आपको वर्ब टू बी यानी वाज का इस्तेमाल करना है। आई नॉट, आई के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, हेल्पलेस, वाई वाज आई नॉट हेल्पलेस, मैं क्यों मजबूर नहीं था। डियर स्टूडेंट, तो इसमें आपने देखा कि हमने किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाए। ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। मैं मजबूर था, आई वाज हेल्पलेस। मैं मजबूर नहीं था, आई वाज नॉट हेल्पलेस। क्या मैं मजबूर था, वाज आई हेल्पलेस। क्या मैं मजबूर नहीं था, वाज आई नॉट हेल्पलेस। मैं क्यों मजबूर था, वाई वाज आई हेल्पलेस। मैं क्यों मजबूर नहीं था, वाई वाज आई नॉट हेल्पलेस। इसमें जो ग्रामर की 2-3 बातें आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी याद रखना वो ये है कि यहाँ पर आई एक सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल हमेशा कैपिटल किया जाएगा, इसलिए आप देखेंगे वाक्य के शुरू में भी ये कैपिटल है, बीच में भी कैपिटल आपको दिख रहा है। उसके बाद दूसरी बात आपको याद रखना है, जैसे नॉट का प्रयोग, तो वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, वाज आई नॉट, आई के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। WH क्वेश्चन के बाद फौरन ही आपको वर्ब टू बी का इस्तेमाल करना है और आई के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। अंत में पंक्चुएशन मार्क्स, यानी फर्स्ट 2 सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव और निगेटिव है, उसमें हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है और बाकी 4 जो सेंटेंसेज है वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है और आपको भी इस तरीके से करना है। डियर स्टूडेंट्स,
अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि वाक्य किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हमने याद कर लिया, वाज वर्ड का प्रयोग किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किए जाते हैं, इसको अगर हमने समझ लिया तो अब हमें क्या करना है कि हमें वर्ड्स लेने हैं। जैसे मैंने बोर्ड्स पर यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है जेनरस, हम एक वर्ड लेते हैं यहाँ से सब्जेक्ट के तौर पर ही, और वह इससे वाक्य बनाते हैं। वह दानी था, यानी दान देने वाला था। वह दानी था, तो क्या बनाएंगे, ही के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाता है, तो ही वाज जेनरस। आप क्या कर सकते हैं, कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और जेनरस वर्ड से 6 हिंदी वाक्य बनाइए और फिर उसका इंग्लिश में आप अनुवाद करना सीखें। तो हम कुछ बोल करके 1-2 एग्जाम्पल पर आपको प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। वह दानी था, ही वॉज जेनरस। वह दानी नहीं था, ही वॉज नॉट जेनरस। क्या वह दानी था, वॉज ही जेनरस। क्या वह दानी नहीं था, वॉज ही नॉट जेनरस। वह क्यों दानी था, वाई वॉज ही जेनरस। वह क्यों दानी नहीं था, वाई वॉज ही नॉट जेनरस। इसी तरीके से एक वर्ड हमने सब्जेक्ट के लिए लिया है शी, और एक वर्ड हमने लिया इनोसेंट, भोला भाला। वह भोली भाली थी, शी वॉज इनोसेंट। वह भोली भाली नहीं थी, शी वॉज नॉट इनोसेंट। क्या वह भोली भाली थी, वॉज शी इनोसेंट। क्या वह भोली भाली नहीं थी, वॉज शी नॉट इनोसेंट। वह कैसी भोली भाली थी, हाउ वॉज शी इनोसेंट। वह कैसे भोली भाली नहीं थी, हाउ वॉज शी नॉट इनोसेंट। तो आपने देखा कि आपको भी ऐसे ही करना है कि आप जो है एक वर्ड ले लीजिए, जैसे ब्रेव, बहादुर। अगर हम ये बोलते हैं कि अकबर बहादुर था, तो अकबर वॉज ब्रेव। आपको इसी तरीके से 6 वाक्य हिंदी में लिखने हैं, बनाने हैं और उसके बाद आपको बोलने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाए हुए वाक्य को हम चेक करें और उसमें आपके कमेंट जो है दे, आपके प्रतिक्रिया को, आपके ट्रांसलेशन को करेक्ट करें, तो आप क्या करें कि अपने उत्तर लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने उत्तर को भेज दें। हम उसको चेक करके आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर उत्तर भेज देंगे। Thank you very much for watching this video. I hope you will be continue with me and you will share this video with your friends. Thank you very much.